क्या आप जानते हैं कि 70% कपल्स यानी कि 10 में से 7, 100 में से 70 लोग ऐसे हैं, कपल्स ऐसे हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं, उसके बावजूद उनको बच्चे नहीं हो रहे। इसको बोलते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। अब इनफर्टिलिटी के क्या कॉजेज होते हैं, इसकी मेरी पूरी सीरीज आ चुकी है। कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के लोगों को क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी मेरी सीरीज आ चुकी है। अगर आप सर्च करेंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे तो आपको 10-15 वीडियो इस तरह के मिलेंगे। तो आज हम एक संक्षिप्त वीडियो में, एक कंसाइज वीडियो में ये सुनेंगे कि क्या क्या मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं, और जो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, जिनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, उनको मेजर क्या रीजंस हो सकते हैं बच्चा ना होने के। तो मोटी मोटी तौर पे अगर आप दोनों यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ बराबर साथ में रह रहे हैं, 1-1.5 साल से आपने कोई ऐसा तरीका यूज़ नहीं करा, ना कॉन्डोम्स यूज़ करे, ना कोई और कॉन्ट्रासेप्शन तरीका यूज़ करा, और बराबर साथ रह रहे हैं, यानी कि 2 महीने में एक बार मिल रहे हैं, लगातार साथ रह रहे हैं, तो 1-1.5 साल तक हम लोग मानते हैं कि बॉडी टाइम लगाती है प्रेग्नेंट होने में। तो 1-1.5 साल से पहले आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। मानती हूँ बहुत प्रेशर आता है फैमिली की तरफ से, सब लोग बोलते हैं बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा। 4-6 महीने ट्राई करने के बाद आप परेशान हो जाते हैं, तो आप डेफिनेटली डॉक्टर के पास आते हैं। मेरे पास भी आते हैं कई कपल्स, तो मैं उनको यही समझाती हूँ, अगर आपकी एज यानी कि स्पेशली फीमेल की एज 35 से कम है, क्योंकि आजकल लेट मैरिजेस हो रही हैं, 35 से कम अगर एज है तो आपको 1-1.5 साल से पहले कम से कम 1 साल तक वेट करो, बराबर साथ रहो बिना किसी स्ट्रेस के। पर इसको कहना बड़ा आसान है, इसको एक्चुअल में सोचना और उसको झेलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतना प्रेशर फैमिली की तरफ से, ससुराल वालों की तरफ से, सबकी तरफ से आता है। तो अगर आप लोग पहली बार डॉक्टर के पास आ रहे हैं तो हम आपके कुछ बेसिक टेस्ट करते हैं। बेसिक टेस्ट में लेडीज़ में यानी कि औरत में सबसे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम होती है, ओवुलेशन प्रॉब्लम। तो ओवुलेशन के लिए हम आपके कुछ हार्मोन टेस्ट करते हैं, ये आपको सबको पता है, थायराइड, प्रोलैक्टिन, FSH, LH। हम आपका ओवेरियन रिजर्व चेक करते हैं कि कितने अंडे बॉडी आपकी बना रही है। AMH यानी कि एंटी मुलेरियन हार्मोन, ये बड़ा कॉमनली चेक करते हैं। सेकंड जो प्रॉब्लम होती है लेडीज़ में, वो होती है यूट्रस के अंदर कोई प्रॉब्लम, यानी कि बच्चेदानी या तो डिफेक्टिव है, या तो अंदर सेप्टम है, या बाइकॉर्नेट यूट्रस है, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है शेप में। तो उसके लिए हम आपका 3D अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, या फिर एक नॉर्मल अल्ट्रासाउंड करके देख सकते हैं, और कहीं ना कहीं आपकी हिस्ट्री से हमको पता चल जाएगा कि कुछ ना कुछ यूट्रस में प्रॉब्लम है। तीसरी प्रॉब्लम जो हम चेक करते हैं वो है ट्यूबल फैक्टर। अब ट्यूब्स में डैमेज कब होता है, जब आपको कोई पुराना इन्फेक्शन हुआ हो। ठीक है, तो शुरू में जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जो सिर्फ 4-6 महीने ट्राई करने के बाद ही आ जाते हैं, जिनकी कोई हिस्ट्री नहीं होती इन्फेक्शन की, जिनको कभी पहले बच्चा नहीं ठहरा, कभी कोई एबॉर्शन नहीं हुआ, यंग पेशेंट है, उनमें मैं ट्यूब चेक नहीं करती हूँ और करानी भी नहीं चाहिए। 1-1.5 साल होने के बाद हम आपका HSG या लैप्रोस्कोपी करते हैं। स्टार्टिंग HSG से करते हैं, ट्यूब चेक करते हैं, अगर इसमें कुछ एबनॉर्मेलिटी दिखती है तो फिर हम लैप्रोस्कोपी की तरफ आपको लेके जाते हैं। तो ओवुलेशन टेस्टिंग कर ली, ओवेरियन रिजर्व का टेस्टिंग कर लिया, हमने आपकी ट्यूब चेक कर ली, हमने आपका यूट्रस चेक कर लिया। लास्ट क्या चेक करेंगे, वो है आपके पार्टनर का सीमेन। जेंट्स में यानी कि आदमियों में सिर्फ सीमेन चेक करना होता है,
सीमेन चेक करने के बाद अगर हमको लगता है उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो हम आगे उनके हार्मोन टेस्ट करते हैं। अगर सीमेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये वीडियोस जो आपको दिखा रही हूँ बैकग्राउंड में, ये सारे मेरे पुराने वीडियोस हैं जिनको आप देखिएगा, जिसमें मैंने एक एक वीडियो डिटेल में बनाया कि ट्यूबल फैक्टर में क्या होता है, ओवुलेशन फैक्टर में क्या होता है, मेल अगर सीमेन एनालिसिस में प्रॉब्लम है तो क्या होता है, उसकी मैंने पूरी रिपोर्ट बताई है उस वीडियो में कि इस रिपोर्ट में कहाँ कहाँ क्या क्या पैरामीटर्स गलत है। ठीक है, तो अगर मेल में प्रॉब्लम आती है सीमेन में, तो फिर हम आगे उनके हार्मोन टेस्ट करते हैं, उनका अल्ट्रासाउंड करते हैं और भी कई तरह के टेस्ट उनके करते हैं। ठीक है, तो मोटी मोटी तौर पे जब पेशेंट पहली बार आती है तो उसका ओवुलेशन टेस्ट करते हैं, यानी कि हार्मोन टेस्ट, उसका एक बेसिक ब्लड टेस्ट, सीबीसी, शुगर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एक बेसिक अल्ट्रासाउंड और हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस। इसके बाद हम देखते हैं कि आगे क्या दिक्कत है। अब अगर हम बात करें अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी की, यानी कि जिन कपल्स में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं निकल रही है, फॉर एग्जांपल किसी को 8 साल हो गए, 6 साल हो गए ट्राई करते हुए, उसके सारे टेस्ट हो चुके हैं, लैप्रोस्कोपी हो चुकी है, उसके पीरियड्स रेगुलर हैं, सब कुछ नॉर्मल आ रहा है, हस्बैंड के सीमेन पैरामीटर्स नॉर्मल हैं, उसके बावजूद बच्चा क्यों नहीं हो रहा? तो इसके मेन जो 4 कारण पकड़ में आए हैं वो मैं आपको बताती हूँ। पहली बात, लाइफस्टाइल में कहीं ना कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपकी एग क्वालिटी खराब हो रही है। हम लोग इतनी साइंस डेवलप होने के बावजूद एग क्वालिटी नहीं चेक कर पाते हैं। ऐसी कोई तरीका नहीं है, ऐसा कोई टेस्ट नहीं है जिससे हम आपके एग को निकाल के उसको चेक करें कि क्वालिटी सही है कि नहीं। ये चीज़ सिर्फ आईवीएफ वाले कर पाते हैं, वो भी एग को नहीं, जब उनका जाइगोट बनता है, जब एग और स्पर्म का इंटरेक्शन होकर एक बच्चा बनता है, उसकी क्वालिटी वो चेक कर पाते हैं। उसमें से जो अच्छी क्वालिटी वाले जाइगोट्स होते हैं उसको वो फ्रीज कर देते हैं, एम्ब्रियोज को, जो खराब होते हैं वो अपने आप खत्म हो जाते हैं। तो ऐसा कोई टेस्ट नहीं आया मेडिकल साइंस में जिसमें एग क्वालिटी चेक कर पाए। तो आपका लाइफस्टाइल में आप चेंजेस करिए। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में हैं, अगर आपका खाना पीना, आपके हैबिट सही नहीं है, आपकी स्लीपिंग हैबिट सही नहीं है, आप उसको ठीक करिए। और इस पर मेरे काफ़ी वीडियोज़ आ चुके हैं। लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स की वजह से थायराइड, पीसीओडी, एग क्वालिटी सब खराब होती है। दूसरा कारण है वेट इश्यूज। अब वेट बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। आपका जो बॉडी मास इंडेक्स है 18 से 23 के बीच में होना चाहिए। 18 से कम यानी कि आप अंडर नरिश्ड हैं, आपका वेट एक बच्चे की तरह है। 12th क्लास के बच्चे होते हैं, 10th क्लास के बच्चे, उसकी तरह वेट है, उसमें भी फर्टिलिटी इश्यूज आते हैं। और अगर आपका वेट ज़्यादा है, यानी कि आप ओवरवेट या ओबीज की तरफ है, 23-24 से ज़्यादा आपका बीएमआई जा रहा है, तो भी आपकी ओवुलेशन में और आपकी एग क्वालिटी में प्रॉब्लम आएगी। तो ले दे के सब घूम फिर के एग क्वालिटी पे आता है। तीसरा फैक्टर जो कि बहुत ही कॉमन है और सबको पता है, वो है हाई स्ट्रेस। अब स्ट्रेस सिर्फ इस चीज़ का नहीं कि बच्चे नहीं हो रहे हैं, स्ट्रेस आपकी फैमिली की तरफ से, आपका वर्क टेंशन की वजह से, आपका सब कुछ सही चल रहा है लेकिन फिर भी आपकी हसल बसल लाइफ है, आप भाग रहे हैं, आप इधर जा रहे हैं, आप उधर जा रहे हैं, अल्टीमेटली साथ में रहने का टाइम नहीं मिल रहा, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का टाइम नहीं मिल रहा। अगर साथ में रह भी रहे, सेक्सुअल एक्टिविटी हो भी रही है, तो बेसिकली सिर्फ इसलिए कि भाई हमको बच्चा चाहिए, कोई प्लेजर नहीं है। तो अपनी लाइफ का स्ट्रेस आपको खुद कम करना है। और चौथा रीजन जो कि बड़ा ही कॉमन है, और इस पर मेरे पता नहीं बतेरे वीडियोस आ चुके हैं, कंफ्यूजन कि ओवुलेशन कब होता है, कंफ्यूजन की फर्टाइल डेज कौन से होते हैं। इसको मैं रिपीट नहीं करूंगी, मेरे कम से कम नहीं तो 10 वीडियो तो मैं इस पर बना चुकी हूँ कि कैसे आप अपना ओवुलेशन चेक करें। मेल्स के अंदर ओवुलेशन जैसा कुछ बात नहीं होती, वो कभी भी सेक्सुअल एक्टिविटी कर सकते हैं। मॉर्निंग में स्पेशली कहते हैं स्पर्म्स की जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है, तो मॉर्निंग वाला सेक्स ज़्यादा यूजफुल रहता है। बट फीमेल्स में एक टाइम होता है जब वो फर्टाइल होती है, उनका फर्टाइल पीरियड ओवुलेशन के आसपास, ये आपको मेरे वीडियो सर्च करके पता चलेगा। तो ये 4 मेन रीजन है। अब अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी हम कब बोलते हैं? हम तब बोलते हैं जब सारे रीजंस हम चेकआउट कर चुके हैं, उसके बावजूद पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है। अब पेशेंट और यानी कि हस्बैंड और वाइफ अगर प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे, तो कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जो मैंने बताया लैब में टेस्ट नहीं हो सकते। एक तो हो गई एग क्वालिटी, एक होता है अंदर ट्यूब काम कर रही है कि नहीं। भाई आपने एचएसजी कर लिया, ट्यूब खुली हुई है, आपको दिख रहा है पूरी डाई अंदर जा रही है, तो भी ट्यूब क्यों नहीं काम कर रही है? कभी कभी ट्यूब की जो स्ट्रेंथ होती है, ट्यूब का क्या काम होता है, वो इस तरह से एक सांप की तरह अंदर मूव करती है, वो एग को कैच करती है, उसके बाद ऐसे ऐसे करके उसको अंदर की तरफ फेंकती है, फिर स्पर्म नीचे से आता है, उसको ये वापस से ऐसे ऐसे करके एग के पास लेके जाती है, फिर ये दोनों मिलते हैं, एम्ब्रियो बनता है, फिर ये वापस पेरिस्टाल्सिस करके इसको यूट्रस की तरफ धक्का देती है। तो ट्यूब की जो मूवमेंट वाली, जो पेरिस्टाल्सिस वाली एक्टिविटी है, अगर उसमें कुछ गड़बड़ है तो वो कैसे कोई चेक करेगा? अंदर कोई माइक्रोस्कोप डाल के तो नहीं बैठेंगे कि पेट के अंदर क्या चल रहा है। तो देयर आर सर्टेन थिंग्स विच वी डोंट नो। ट्यूबल इंटरेक्शन में प्रॉब्लम है, या फिर जो स्पर्म और एग है वो दोनों आपस में आके जुड़ ही नहीं रहे। ये सारी प्रॉब्लम्स आईवीएफ से ठीक होती है। कई बार ऐसा होता है कि स्पर्म और एग में आपस में कोई फ्रिक्शन होता है, ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा है, बट देयर आर सम रिएक्शंस, कुछ स्पर्म के अंदर चेंजेस होते हैं, एक्रोसोमल रिएक्शन होता है और तरह तरह के रिएक्शन, कैपेसिटेशन होता है, जो जिस वजह से स्पर्म और एग
फ्यूज होकर एक बच्चा बनाते हैं। अगर वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो कोई डिटेक्ट नहीं कर सकता, नोबडी कैन एक्सप्लेन। ये चीज़ काउंटरैक्ट करने के लिए आईवीएफ बहुत काम आता है, क्योंकि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में हर तरह से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से हम देख पाते हैं कि स्पर्म एग की तरफ जा रहा है कि नहीं। अगर फर्टिलाइज नहीं हो रहा है तो उसको पकड़ के एग के अंदर डाला जा सकता है, हेल्दी स्पर्म और हेल्दी एग को मिलाया जा सकता है। ये सारी प्रॉब्लम्स आईवीएफ की वजह से काफ़ी काउंटरैक्ट हो गई है। चौथा जो रीज़न हम नहीं पकड़ पाते वो है कहीं ना कहीं स्पर्म जो है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट यानी कि बॉडी के अंदर खत्म हो रहा है। कोई ऐसी एंटीबॉडीज अंदर बन रही हैं या तो विजाइनल फ्लूइड में या सर्वाइकल फ्लूइड में जो अंदर ऊपर जा रहा है कि उस स्पर्म को खत्म कर रही है और उसको एग तक नहीं जाने दे रही। अगेन ये चीज़ किसी भी टेस्ट से पता नहीं चलती कि अंदर क्या चल रहा है। तो इन सब केसेस में अगर आप देखें तो आईवीएफ और आईयूआई यानी कि इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, जिसमें कि स्पर्म को वॉश करके, सीमेन को वॉश करके डायरेक्टली यूट्रस के अंदर इंजेक्ट करते हैं, या फिर आईवीएफ जो कि उससे भी ज़्यादा एडवांस टेक्निक है, बाहर लैब में बच्चे को बनाते हैं, 3-4 दिन के बच्चे को जब ग्रो कर देते हैं तब यूट्रस में डालते हैं। तो ये दोनों ही जो ARTs हैं, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, ये अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में बहुत अच्छे से यूज़ होते हैं। कुछ केसेस में जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं। कहते हैं फैमिली में ये चीज़ रन करती है, कहीं ना कहीं स्पर्म में अगर प्रॉब्लम है जो कि सीमेन के एनालिसिस में नहीं दिख रहा है, बट स्पर्म की क्वालिटी में प्रॉब्लम है या एग की क्वालिटी में प्रॉब्लम है, तो ये चीज़ें जेनेटिक हो सकती हैं। और मेल्स में स्पेशली बड़ा कॉमन है कि जेनेटिक फैक्टर्स हैं कि उस फैमिली में ज़्यादातर मेल्स बच्चे नहीं पैदा कर पा रहे हैं। ठीक है, तो जेनेटिक फैक्टर्स भी प्ले करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इवन जो स्टडीज़ हैं, जो NIH की स्टडी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, वो भी कहता है कि 10 में से 9 यानी कि 100 में से 90 लोग आराम से प्रेग्नेंट हो सकते हैं अगर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो अपना स्ट्रेस कम करें, अपने वेट को कंट्रोल रखें, अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज करें। तो अगर आपको ये बात समझ में आती है तो आप आज ही जाइए, चेक करिए कि आपकी रिपोर्ट्स में क्या प्रॉब्लम है। अगर रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है तो अपना स्ट्रेस कम करिए। आप 2-3 साल के अंदर आराम से प्रेग्नेंट हो सकते हैं। ये जरूर है कि अगर आपकी एज यानी कि फीमेल की एज 35 से ऊपर है तो आपको ज़्यादा वेट नहीं करना है। 6 मंथ्स वेट करने के बाद आप डॉक्टर की हेल्प लीजिए और असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स यानी कि IUI और IVF की सहायता से आप आराम से प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।